हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर वेल। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इरेक्शन मेथडोलॉजी ऑफ फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर्स, और इसे मेथड स्टेटमेंट फॉर असेंबली एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। तो पर्पस एंड स्कोप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट होता है कि पर्पस इस डॉक्यूमेंट का होता है कि हम ऐसे मेथड स्टेटमेंट को एस्टेब्लिश करें जिसमें इरेक्शन की सीक्वेंस डिफाइंड हो, यानी कि मटेरियल कैसे हमें मूव करना है असेंबली के लिए, असेंबली कैसे करना है, फिर असेंबली करने के बाद में लिफ्टिंग कैसे करना है, और लिफ्टिंग करने के बाद ऊपर हाइट पे उसे कैसे एक दूसरे के साथ असेंबल करना है, टॉर्किंग करना है। और ये डॉक्यूमेंट का पर्पस ये भी होता है टू एंश्योर कंप्लायंस एंड सेफ्टी ऑफ मेन एंड मशीन्स ड्यूरिंग इरेक्शन वर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली इरेक्शंस जो होते हैं वो साइट्स कई बार कॉम्प्लेक्स होती हैं, इवन पब्लिक प्लेसेस में भी इरेक्शन होते हैं, जैसे कि मेट्रो रेल है या रेलवेज़ हैं, ओवर द ब्रिजेज़ हैं। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये अपने आप में एक तरीके से कंप्लाइंट डॉक्यूमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट भी होता है। तो बहुत सेंसिटिव होता है ये डॉक्यूमेंट, तो इसको समझना और इसे ठीक से बनाना एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कोप ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या होता है इसमें, कि वही के प्रोसीजर, जितनी इरेक्शन की प्रोसेस है कि मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उसकी क्वालिटी कैसे चेक की जाएगी, और कोई डेविएशन आता है तो उसके लिए क्या प्लान और कंट्रोल प्लेस में होगा। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑफ मेजर मशीनरी रिक्वायरमेंट जो इरेक्शन में चाहिए होंगी, और मटेरियल रिक्वायरमेंट, मेन पावर रिक्वायरमेंट, और साइट प्रिपरेशन फॉर क्रेन, यानी कि साइट अगर स्ट्रांग नहीं होगी, सॉलिड ग्राउंड नहीं होगी, तो क्रेन्स कैसे चलेंगी उसके ऊपर। स्टाफ का रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्टाफ का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इसमें प्रिपेयर किया जाता है पूरा। सेफ्टी एंड हेल्थ मैटर्स कंसीडर किए जाते हैं जो कि ज़रूरी हैं फॉर सक्सेसफुली कैरिंग द कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन एक्टिविटीज़ एट साइट। रेफरेंसेस अगर इसमें देखें तो रेफरेंसेस इसमें क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस रहते हैं इसमें। अप्रूव्ड जीए ड्राइंग्स, यानी कि जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स, एंड शॉप ड्राइंग्स। शॉप ड्राइंग्स का मतलब डिटेल ड्राइंग्स, हर एक आइटम की, कंपोनेंट की इंडिविजुअल ड्राइंग प्लस उसकी जनरल अरेंजमेंट, कैसे एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट किया गया है, उसे असेंबल कैसे किया गया है। कॉन्टैक्ट स्पेसिफिकेशन, यानी कि कॉन्टैक्ट ये जनरली जो है मेथड स्टेटमेंट क्लाइंट मांगता है सप्लायर से, तो ये सप्लायर को बनाना पड़ता है। जो भी मैन्युफैक्चरर है फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर का, गर्डर्स का या XYZ आइटम्स का, उसके कॉन्टैक्ट स्पेसिफिकेशन का पार्ट होता है। एज़ पर शॉप ड्राइंग इसमें देखिए आप स्टैंडर्ड मेंशन है, जैसे कि IS 7215 ये टॉलरेंस का स्टैंडर्ड है स्ट्रक्चर का। IS 1852 IRS रेलवे के स्टैंडर्ड हैं गर्डर से रिलेटेड। तो BS 110 भी है फॉर स्टड वेल्डिंग। तो जो भी स्टैंडर्ड जिसके लिए एप्लीकेबल होगा वो स्टैंडर्ड का रेफरेंस एक होता है। स्टैंडर्ड का रेफरेंस का एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कोई भी अगर कॉन्ट्राडिक्शन आने लगे पार्टीज़ के बीच में, तो स्टैंडर्ड्स आर द बेस्ट मीन्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड है, उससे कोई डेविएट नहीं कर सकता। और उसके अलावा इसमें डॉक्यूमेंट्स होता है प्रोजेक्ट ऑफ SHE प्लान, मीनिंग सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट प्लान, SHE कंडीशन ऑफ कॉन्टैक्ट, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। और नेक्स्ट है IS जिसे BS 7121 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यूज़ ऑफ क्रेन इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड एग्जामिनेशन। क्योंकि देखो क्रेन जो है ना वो टॉप इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लिफ्टिंग करता है, तो सेफ्टी का बहुत इशू होता है। तो अपने आप में ये उस कोड की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग इसका यूज़ हो रहा है या नहीं, इसका कैलिब्रेशन प्रॉपर है या नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन की करेक्ट है या नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है IS 456 प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस, यानी कंक्रीट का कोड ऑफ प्रैक्टिस होता है। फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड है BS 7262 स्पेसिफिकेशन फॉर ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है टाइटनिंग, टॉर्क एंड प्रीटेंशन एज पर IS 4000।
अब इसमें नेक्स्ट आता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी इसका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, साइट्स पे जनरली होता है, इरेक्शन साइट्स पे ही होता है, तो इसमें कौन कौन टाइप के हमारे पोजीशंस काम करते हैं, उनका रूल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है। तो पहला सबसे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है प्रोजेक्ट मैनेजर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर ओवरऑल कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन टाइम, और सेफ्टी के साथ हो और क्वालिटी के साथ हो, ड्यू क्वालिटी के साथ हो। तो ये इंश्योर करना प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। और क्योंकि साइट्स पे तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं पैरेलल में, बल्कि सबसे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है सेफ्टी, कोई फैटिलिटी ना हो जाए। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होती है सबसे पहले कि वो इंश्योर करे सेफ्टी प्रैक्टिसेस को, और फिर उसे प्रोजेक्ट को कंप्लीशन कराए टाइम में और विद ड्यू क्वालिटी। तीन चीज़ें मेन होती हैं। फिर उसके बाद इसका आता है कि वो इंश्योर करता है कि वर्क एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं है एज़ पर प्रेस्क्राइब्ड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी गवर्नमेंट की जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसे भी कंप्लाई करना प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। फिर उसके बाद उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोएक्टिवली प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ मैन मटेरियल मशीनरी, यानी मैन मशीनरी मटेरियल जो रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करवाना, एलोकेशन करना टाइम पे एट रिक्वायर्ड वन फ्रेंड, तभी टारगेट अचीव हो सकता है। फिर नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्रोजेक्ट मैनेजर की डेली रिव्यू करना प्रोग्रेस का, डेली जो है प्रोग्रेस की रिव्यू करना कि जो शेड्यूल या टारगेट हमने सेट किया था उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ मूव कर रही हैं या नहीं। फिर नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो इंटरेक्शन करता है और कोऑर्डिनेशन करता है विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट शिफ्ट इंजीनियर्स। फिर नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग देना, उसका काम है डिफरेंट डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को रिगार्डिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उनके पार्टिसिपेशन करवाना सेफ्टी वॉक में, सेफ्टी टॉक में, मंथली कमेटी मीटिंग, सेफ्टी ऑडिट्स एंड अदर सेफ्टी प्रमोशनल प्रोग्राम। और उसके अलावा नेक्स्ट उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इंश्योर करे कि एडिक्वेट यानी सफिशिएंट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जो हैं लाइक सेफ्टी गैजेट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड अदर सपोर्टिव आइटम फॉर देयर इफेक्टिव फंक्शनिंग, यानी कि सेफ्टी से रिलेटेड जिन्हें हम पीपीईज कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो इंश्योर करना उसकी एक इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि कोई पोटेंशियल रिस्क तो नहीं है एक्सीडेंट का या कोई इंसिडेंट होने का, यानी नियर टू मिस एक्सीडेंट्स तो नहीं है, वो इंश्योर करे वो। फिर नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंश्योर करता हुआ एप्रोप्रिएट लाइसनिंग विद ऑल रिलेटेड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी टाइम टू टाइम जो लॉज होते हैं उन्हें कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं उसकी मॉनिटरिंग के लिए आते हैं, तो वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें कंप्लाई करना। फिर नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मॉनिटरिंग साइट एक्टिविटीज़ विद रेस्पेक्ट टू शेड्यूल एक्टिविटीज़, यानी जो शेड्यूल की गई थी एक्टिविटीज़ टारगेट को अचीव करने के लिए उन्हें मॉनिटर करना वो डेली का काम है कि वो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें रोल लॉन्चिंग इंचार्ज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखो लॉन्चिंग इंचार्ज क्या होता है कि जो एक्चुअल में हमारा स्टील के गर्डर्स हैं, हैवी गर्डर्स हैं, उनको लॉन्च करना यानी कि लिफ्ट करवाना थ्रू क्रेन्स और डिफरेंट मशीनरी, तो वो रिपोर्टिंग उसकी प्रोजेक्ट मैनेजर को होती है, और वो प्लानिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का करता है अपने से रिलेटेड काम का, लाइसनिंग करता है बिटवीन डिपार्टमेंट एंड साइट एग्जीक्यूशन, और फिर लाइसनिंग करता है यानी कि कोऑर्डिनेशन करता है विद इंटरनल डिपार्टमेंट लाइक प्लानिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट, स्टोर एसेस्ट्रा, एंड सेफ्टी एंड क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन उसका एक इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉन्चिंग इंचार्ज की, क्योंकि वो डायरेक्टली लॉन्चिंग करा रहा है तो सेफ्टी के साथ में लिफ्ट हों आइटम, क्योंकि जनरली हैवी आइटम्स होते हैं, टन्स में होते हैं आइटम। और क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन भी उसका ये नहीं है कि लिफ्टिंग जो है वो कैसे भी कोई डिसबैलेंस हो गया उसमें, तो उसे एक बैलेंसिंग वे में उठाना ताकि उसकी पैरेललिज्म और क्वालिटी रिक्वायरमेंट ख़राब ना हो आइटम्स की लिफ्टिंग के समय। नेक्स्ट रोल होता है इंजीनियर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो साइट पे इंजीनियर्स होते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका काम होता है डेली का, देखिए इम्पार्ट टूल बॉक्स टॉक, यानी मॉर्निंग में काम शुरू होने से पहले टूल बॉक्स टॉक करेंगे अवेयरनेस के लिए वर्कर्स के साथ में, और अच्छा रिगार्डिंग डेली एक्टिविटीज़ और जो ख़तरे होते हैं साइट पर, हैज़र्ड हो सकते हैं पॉसिबल, और उनके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेज़र करने हैं, वो डेली टॉक में क्या बात करेंगे कि टारगेट की भी बात करेंगे, सेफ्टी की भी करेंगे और क्वालिटी की भी करेंगे।
नेक्स्ट उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है इंजीनियर्स का कि जो अनसेफ्ट एक्ट हैं या कंडीशन है उन्हें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने के बाद उन्हें रिमूव करना। फिर नेक्स्ट होता है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कि इंश्योर करे कि वर्क एरिया जो है वो क्लीन है, हाउस कीपिंग प्रॉपर है, यानी 5S प्रॉपरली मेंटेन्ड है। साइट्स पे 5S की इम्पोर्टेंसी और भी बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ एक्सीडेंटल प्रोन एरिया होते हैं। तो जितना अच्छा 5S होगा उतना लोगों के गिरने का चांस या कोई फैटेलिटी या एक्सीडेंटल चांस कम रहेंगे। कंडक्ट करता है, फिर वो नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी थी क्वालिटी चेक को कंडक्ट करता है और सेफ्टी चेक को कंडक्ट करता है, यानी कि मॉनिटरिंग करता है कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं है। फिर वो कोऑर्डिनेशन करता है विद शिफ्ट इंजीनियर, जो दोनों शिफ्ट में अगर काम कर रहे हैं तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करेंगे वो कि दिन में क्या काम हुआ, रात में क्या टारगेट है, क्या हैंडओवर करना है दिन से। फिर वो रिपोर्टिंग करेगा प्रोग्रेस एंड साइट इश्यूज़ टू द मैनेजमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर को अपने वो रिपोर्ट करेगा अगर साइट पे कोई इश्यूज़ हैं तो। और नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है इंजीनियर्स की कि एंश्योर ऑल वर्कमैन एट साइट वर ड्यूली कंप्लाई, मतलब मैंडेटरी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो उन्होंने पहने हुए हों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है साइट की। और फिर नेक्स्ट उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी चेक करना एंड सेफ्टी चेक एट ऑल लेवल ऑफ वर्क एक्टिविटी, यानी जहाँ जहाँ भी एक्टिविटी हो रही हैं उस एक्टिविटीज़ को चेक करना कि वहाँ सेफ्टी है यानी सेफ्टी के साथ एक्टिविटी की जा रही है या नहीं। नेक्स्ट रोल होता है सर्वे इंजीनियर, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सर्वे इंजीनियर्स की। देखो मेनली तो सर्वेयर का काम क्या होता है कि साइट का सर्वे करना, प्रॉपर कॉम्पैक्टनेस है नहीं है, ग्राउंड लेवल के ऊपर पैरेललिज्म है या नहीं है। फिर जो हमारे वाटर लेवल वगैरह हैं प्रॉपरली, जो हम स्टील गर्डर या स्टील स्ट्रक्चर को लिफ्ट करेंगे वो नीचे ही पहले चेक किए जाते हैं असेंबली करके कि उनकी पैरेललिज्म, उनकी कैम्बरिंग ऐसा वो करेक्ट है या नहीं है। और फिर उसके अलावा सर्वे इंजीनियर ऑफ कोर्स सबके साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, जितने प्रोडक्शन के लोग हैं, प्लानिंग के लोग हैं, और जो जितने सर्वे के उनके इक्विपमेंट हैं इंक्लूडिंग कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, उनकी सेफ्टी करना, अपने कस्टडी में रखना, डॉक्यूमेंटेशन अपने होते हैं उनके सर्वे के, उन्हें स्टोर करके रखना, इंजीनियर के साथ इंटरेक्टिंग करना और रिड्यूस लेवल ऑफ ईच एंड एवरी इरेक्शन रिलेटेड वर्क। और दूसरा इंश्योर करना काम होता है सर्वे इंजीनियर का लाइन लेवल्स एज पर सर्वे रिकॉर्ड, यानी कि मेनली उनका लेवलिंग वगैरह का काम एक बड़ा कोर इंपॉर्टेंट होता है सर्वे इंजीनियर का। फिर नेक्स्ट रोल है इसमें क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी इंजीनियर, तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है साइट में। देखो आज की डेट में कोई भी तुम्हारा प्रोडक्शन है या इरेक्शन वर्क है वो बग़ैर क्वालिटी के तो उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। ख़ास करके साइट पे जो क्लाइंट्स के लोग होते हैं वो अपना हैंडओवर से पहले पूरे इंस्पेक्शन करते हैं, तो साइट के क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वो रिपोर्ट जनरली प्रोजेक्ट मैनेजर को करते हैं या क्वालिटी मैनेजर को करते हैं, और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओवरऑल QC एक्टिविटीज़ और सब कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि साइट पे कई बार आपके पास सब कॉन्ट्रैक्टर भी काम करते हैं आपके अपने वर्कर्स के अलावा, तो उनकी जो भी काम कर रहे हैं वो क्वालिटी के साथ कर रहे हैं या नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल साइट पे कोई वेल्डिंग वर्क है या कोई लेवलिंग वर्क है, वो एज़ पर जो रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकेशन है वो उस स्पेसिफिकेशन से हो रहा है या नहीं। और उनकी ज़िम्मेदारी ये भी होती है क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की इंस्पेक्शन करना क्वालिटी एश्योरेंस प्लान के अकॉर्डिंग, यानी कि एडवांस में एक क्वालिटी एश्योरेंस प्लान बना होता है उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं। अब नेक्स्ट इसमें रोल होता है इलेक्ट्रिकल इंचार्ज। इलेक्ट्रिकल इंचार्ज की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि साइट पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट हैं वो ज़्यादा हैज़र्डस भी होते हैं, उनकी कंप्लायंस भी होती हैं, और उनकी एक थोड़ी सी लापरवाही या थोड़ी सी हमारी एक अगर हमने मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं की इस डिपार्टमेंट की तो उसमें काफ़ी बड़े एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो इसकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी में तो क्या होता है कि प्लानिंग करना, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है साइट की, उनकी प्लानिंग करना, और प्लानिंग और अजीज़ करना प्रोक्योरिंग में सफिशेंट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हैं वो सफिशेंट प्लानिंग उनकी परचेज़ की करना। और उसके अलावा नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है इनकी इंस्पेक्शन, टाइमली इंस्पेक्शन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट्स का, सबका इंस्पेक्शन करना टाइम में। और फिर इसका आता है कि सब कॉन्ट्रैक्टर को एडवाइस करते हैं, ये ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है।
और एनर्जी सेविंग कैसे करनी है ये भी देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कॉस्ट से भी रिलेशन है कि जनरली और इक्विपमेंट का कम है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में एनर्जी खर्च होती है, तो किस टाइम पे उसे यूज़ करना है, अगर काम नहीं हो रहा तो उसे कैसे बंद करके रखना है, सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग लोगों को देना जो उसे यूज़ कर रहे हैं। और फिर उसका काम ये भी होता है कि जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं या नहीं। फिर लाइसेंसिंग करना गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ में रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट रूल होता है प्लांट एंड मेंटेनेंस इंचार्ज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। प्लांट एंड मेंटेनेंस इंचार्ज रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट टाइप के जो भी इक्विपमेंट्स हैं साइट पे, जैसे क्रेन्स हैं, वेल्डिंग मशीन्स हैं, और कोई मूवमेंट फोकलिफ्ट्स हैं, ऐसा कोई ट्रॉलीज़ हैं, उनको प्रोक्योर करना, उनको साइट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें इंश्योर करना साइट पे आए, ये काम प्लांट एंड मेंटेनेंस इंचार्ज के स्कोप में आता है। दूसरे नेक्स्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं साइट के ऊपर, ताकि उनकी ब्रेक डाउन ना आए और वो ठीक से काम करें। और लीगल डॉक्यूमेंट्स या लीगल रिक्वायरमेंट को जो है उसे भी इंश्योर करना, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कई कंप्लाइंस भी होती हैं गवर्नमेंट की कि क्या कैपेसिटी की इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं साइट के ऊपर। और थर्ड पार्टी के भी कई बार इसमें सर्टिफिकेशन होते हैं, जैसे कैलिब्रेशन के। फॉर एग्जांपल जितने तुम्हारे लिफ्टिंग टैकल्स हैं या लिफ्टिंग चैन्स हैं, सीलिंग्स हैं या क्रेन्स हैं, उनकी कैलिब्रेशन प्रॉपरली, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की इक्विपमेंट्स होते हैं, मेन इनका डायरेक्टली काम होता है यूज़ करने का। तो फिर नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें प्लांट एंड मेंटेनेंस इंचार्ज की एवेल्यूशन ऑफ कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट ऑफ ऑपरेटर, यानी जो ऑपरेटर क्रेन को ऑपरेट कर रहे हैं, फोकलिफ्ट को कर रहे हैं, उनके वो कम्पिटेंट हैं या नहीं हैं, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है या नहीं है। फिर नेक्स्ट इसमें रोल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंचार्ज। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में मेनली क्या था, हालांकि यहाँ ब्रीफ में लिखा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फंक्शन है। इससे पहले भी हमने इसके ऊपर एहसास के ऊपर एक वीडियो बनाया था, और होप आप लोगों को पसंद आया वो। तो इसमें ये क्या करते हैं कि एडवाइस करते हैं फॉर सेफ वर्क प्रैक्टिसेस टू एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूशन के समय जितनी भी टीम काम कर रही है उसके लिए ये एडवाइस करते हैं पूरा प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, कि कोई हैज़र्ड तो नहीं है काम करने में, जो काम करना है वो कैसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहने हैं या नहीं, एक और काम होता है इनका देखना, और पहले सेफ़ कंडीशन है या नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं, जो हमारी मेथोडोलॉजी है, फॉर एग्जांपल लिफ्टिंग करना है किसी के ऊपर आइटम, वो सेफ़ प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंट की हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जो वीडियो ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसका पर्पज़ ही ये है कि इसमें डिफाइंड होता है पूरा मेथड, प्रोसीजर पूरी डिफाइंड होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग लिफ्टिंग करना, कितने एंगल पे लिफ्टिंग करना है, उस हाइट पे करना तो कितने टन की क्रेन होगी, वो सारा होता है। तो ये अलाउ करते हैं फिर सेफ एक्सिस चेकिंग एंड स्ट्रिक्टली यूज़ ऑफ पीपीज वाइल वर्किंग ऑन हाइट स्पेशली। इसमें देखो ये मेंशन किया गया है, स्पेशली अब हाइट पे काम किया जाता है तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। अगर आपका 2-3 मीटर से ऊपर की हाइट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से बाई चांस अगर कोई पर्सन फेल डाउन हो जाता तो बड़ी फैटिलिटी के चांस हो जाते हैं। इसलिए हाइट पे वर्किंग की स्पेशल प्रोसीजर होती हैं, उसे हम कभी एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसके ऊपर कि हाइट पे काम करने का परमिट सिस्टम होता है और क्या उसके अंदर प्रिकॉशंस और सेफ्टी रखी जाती हैं। इसमें देखिए जो अभी ऊपर डिस्कस किया है, इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिखाया है, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसके अंडर में आप देख सकते हैं QA QC हेड है, मैनेजर है, इंजीनियर्स हैं, फिर सेफ्टी ऑफिसर है, फिर सर्वेयर है, लॉन्चिंग इंचार्ज हैं, इंजीनियर हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, डिपेंडिंग अपॉन साइट रिक्वायरमेंट ये वेरी कर सकता है, मेन पावर प्लस माइनस हो सकती है इसमें। अब अगर आप देखें नेक्स्ट आता है इसमें लिस्ट ऑफ मशीनरी रिक्वायरमेंट, यानी उस पार्टिकुलर साइट पर हमें क्या मशीनरी रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये पहले से नहीं बनी तो क्या होता है, हैस्टी वे में आप ना कि अब ये चीज़ कम रह गई जी, तो वो पूरा ये डॉक्यूमेंट इसीलिए प्रिपेयर किया जाता है कि उस साइट पे इरेक्शन करने के लिए आपको क्या क्या मशीनरीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे इस लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिक क्रेन है 70 टन कैपेसिटी की, अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट कितने टन तक के आप लिफ्ट कर रहे हैं, गर्डर्स या स्ट्रक्चर, वो उस पर डिपेंड करेगा। सिलिंज होते हैं ऐसे ही, देखिए इसकी कैपेसिटी भी डिफाइंड है। डी शेकल होते हैं, फिर लॉन्चिंग के लिए क्रॉलर क्रेन है एंड हाइड्रोलिक क्रेन है। लिफ्टिंग डिवाइस एंड टूल्स एंड टैकल्स हैं, वायर रोप सीलिंग है, फिर डी शेकल सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वाइब्रेटरी रोलर चाहिए तो, बैको लोडर, डंपर, ट्रेलर, एसेस्ट्रा।
उसके अलावा नेक्स्ट इसमें गैस कटिंग सेट है, देखो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वेल्डिंग मशीन है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, डीजी सेट एंड लाइट्स एज पर रिक्वायरमेंट, वुडन ब्लॉक्स एज पर रिक्वायरमेंट, एज गार्ड, टॉर्किंग मशीन, हाइड्रोलिक जैक, लैडर, सपोर्ट मटेरियल। अब इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सीक्वेंस ऑफ वर्क। तो सीक्वेंस ऑफ वर्क में आप देखें साइट प्रिपरेशन, नेक्स्ट है यानी कि स्टील स्ट्रक्चर या गर्डर को असेंबली करना वहाँ साइट पर, फिर नेक्स्ट है इससे पहले शिफ्टिंग करना साइट पर, फिर असेंबली करना, फिर नेक्स्ट स्टेज है स्टैकिंग का स्कीम बनाना कि असेंबल करके स्टैक कैसे करेंगे वहाँ, फिर नेक्स्ट है लिफ्टिंग हुक इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लिफ्टिंग हुक किन किन पोजीशन में लगेगा। कैम्बर चेकिंग यानी कि 2 पार्ट का कैम्बर चेकिंग असेंबली के बाद में, टॉर्किंग प्रोसीजर, नेक्स्ट है गर्डर प्लेसिंग अरेंजमेंट, पोजीशनिंग ऑफ हाइड्रोलिक क्रेन, कहाँ क्रेन होगी, लॉन्चिंग ऑफ मेन गर्डर्स, फिर नेक्स्ट है लॉन्चिंग ऑफ मिड एंड क्रॉस ब्रेसिंग एंड स्ट्रिंजर्स, फिर नेक्स्ट स्टेज है प्लेसमेंट ऑफ बियरिंग, नेक्स्ट स्टेज है प्रोसीजर फॉर रिमूविंग एमएस स्टूल एंड अदर टेम्पररी अरेंजमेंट फ्रॉम हाइट, नेक्स्ट स्टेप है प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर रिमूविंग एमएस स्टूल एंड अदर टेम्पररी अरेंजमेंट फ्रॉम हाइट, फिर नेक्स्ट स्टेप है यानी कि प्रिकॉशनरी मेजर करना फॉर यूजिंग सीलिंग्स एट साइट, फिर नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ डी सीलिंगिंग यानी डी सीलिंगिंग की प्रोसीजर क्या है जब हमारा कंपोनेंट या गर्डर रख चुके होंगे, और फिर फाइनल टचअप वर्क ऑफ गर्डर ऑन साइट। तो थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग, दिस विल बी फॉलोड बाई पार्ट सेकंड शॉर्टली। यानी कि देखिए ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, अभी जितनी हमने स्टेजेस बताई हैं इनकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम, तो वो पार्ट सेकंड होगा इसका, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी वो प्रोसीजर भी, एक एक स्टेप को थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है उसमें।